हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा EgH। गाइस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक और रूप में पढ़ते हैं जिसका नाम कई बार आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय EA। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियर अबाउट एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, फर्क सिर्फ थोड़ा सा उनके साइन में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस, or you can say that occurs, that takes place when an electron is added to the isolated gaseous atom in its ground state so as to form anion। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे so as to form anion। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने कैसे डिफाइन किया, जरा देखिए। द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the isolated gaseous atom in its ground state so as to form anion। मतलब ये गाइस कि अगर आपके पास कोई एक एटम है, फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम करिए कि ये एटम आपके पास है एंड आप लोग इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो। जब हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस आप लोगों को दिखेंगे। न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ये आने वाला इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन वहीं पे जरा सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? रिपेल भी तो कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तभी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर तभी आएगा जब ये रिपल्शन ओवरकम होगा। एंड रिपल्शन ओवरकम होते समय यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी? गिवन आउट। एनर्जी गिवन आउट होती है, इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। इनर्ट गैसेस के केस में ये पॉजिटिव होती है, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। एंड इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा तो ऐसे केस में जब आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे, आपको उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी। नाउ यहाँ पर ज़रा सोचिए, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन ये स्टेप बाय स्टेप अगर हुआ तो ऐसे केस में आप लोग जरा सोचेंगे कि दोनों स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ अलग अलग तरीके से होती है। सपोज करिए मैं ऑक्सीजन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसे देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन एनायन में हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डेल्टा EgH ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर फिर से मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन देना चाहा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीजन टू निगेटिव गैसियस एनायन में कन्वर्ट होगा। एंड सेकेंड वाले स्टेप में अगर हम लोग, मैं इसे ऐसे अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि सेकेंड वाले केस में देखिए इलेक्ट्रॉन आप लोग एनायन को दे रहे हैं,
है, इलेक्ट्रॉन किसे दे रहे हैं हम लोग, एनायन को। तो यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन अगर है तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेने से रहा ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, एंड देयरफॉर इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना ही है तो ऐसे केस में आप लोगों को उसके ऊपर एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये कि पहली वाली जो स्टेप है इसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, या फिर इसे हम लोग एक्सो एनर्जिक भी नाम देते हैं। दिस इज एक्सो एनर्जिक। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी इज गिवन आउट। लेकिन ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक तो हो ही गई, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं एंडो एनर्जिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडो एनर्जिक कहते हैं। क्लियर। ना ओवरऑल एंथैल्पी चेंज अगर हम लोग देखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा Eg H1 प्लस डेल्टा Eg H2 हो जाएगा। एंड ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, सो देयरफॉर आप लोगों को आंसर जो मिलेगा ये अब कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है गाइस कि मान लीजिए कि क्लोरीन को हम लोग क्लोरीन के एनायन में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन को जब हम लोग ऑक्सीजन 2 निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, सोच सकते हैं आप लोग। सर क्लोरीन को क्लोरीन एनायन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंड देयरफॉर इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। लेकिन ऑक्सीजन के केस में अभी अभी आप लोगों ने देखा है, ऑक्सीजन के केस में आप लोगों ने देखा है कि ये कुछ इस तरीके से होता है, बराबर है, ये कुछ इस तरीके से होगा। एंड देयरफॉर क्लोरीन का एनायन बनाते समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन का डायवैलेंट एनायन बनाते समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। क्लियर हो रहा है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है, एक और मज़ेदार क्वेश्चन देता हूँ मैं, एंट्रेंस में ये पूछा जा चुका है कि इफ, मान लीजिए इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ie1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ Na इज 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग होगी, किलोजूल पर मोल में अलग हो सकती है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर Na पॉजिटिव आयन। सोचिए जरा, आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कितनी है, 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर Na पॉजिटिव आयन। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन कराना, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9.31, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है ना कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, तो सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे, मतलब इसका रिवर्स, हाँ, इस प्रोसेस का रिवर्स। तो ऐसे केस में हम लोग इसका भी रिवर्स कर देंगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन सो एज टू फॉर्म इट्स एनायन। वही वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस आप लोगों को ये अपने दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप लोग किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो। अब समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इसमें पहला जो फैक्टर होता है वो होता है एटॉमिक साइज।
वो होता है एटॉमिक साइज। गाइस ये कहा जाता है कि इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और यू कैन से साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज या फिर साइज ऑफ द एटम। मतलब ये कि एटम का साइज अगर छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू ऐसा एटम जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? सोचिए, सपोज करिए कि एक एटम का साइज इतना है एंड दूसरे एटम का साइज अगर इतना है, तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो ये देखिए ये डिस्टेंस भी काफ़ी कम है एंड ये डिस्टेंस काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इजीली आ सकता है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा, एटम का साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा है, हाँ ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एनर्जी भी तो बहुत सारी निकलेगी क्योंकि रिपल्शन भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो देखिए डिस्टेंस इनके बीच में थोड़ा सा कैसा है, ज़्यादा है। सो देयरफॉर ये जो एटम रहेगा जिसका साइज बड़ा है ये इलेक्ट्रॉन के प्रति उतनी एफिनिटी शो नहीं कर सकता जितनी एफिनिटी वो एटम करेगा जिसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा, छोटा हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर होता है गाइस वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सेकेंड वाला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। नाउ इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सोचिए न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर अगर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा? न्यूक्लियस के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एटम का साइज छोटा होता है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। एटम का साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या है? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। गाइस इसमें तीसरा जो फैक्टर होता है उसे हम लोग कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। नाउ अब आप लोग सोचिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीन शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो एटम का साइज छोटा होगा, एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोर्थ वाला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल है। ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कौन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? जहाँ पर ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा या फिर ऑर्बिटल क्या होगा? कंप्लीटली फील्ड होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे केस में आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हो तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो हो सकती है। मतलब क्या? इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हाई पॉजिटिव होगी। ये क्या हो जाएगी? हाई पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हो सकता है ये? सोचिए अगर आप लोग कार्बन एंड नाइट्रोजन के बारे में सोचते हैं तो आप लोग अगर इन दोनों के बारे में सोचिए तो इनका पोजीशन देखिए पीरियड में है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। एंड हमें ये भी पता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है? छोटा। नो एटम का साइज़ अगर छोटा होता है तो सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, मोर निगेटिव होनी चाहिए। हम लोग ये मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर आप लोग सोचते हैं तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये ज़ीरो आ जाती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो आ जाती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये हाई पॉजिटिव आती है। एंड इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये निगेटिव हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न हम लोग देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है भैया, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होता है। ये देखिए p ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेगा क्या? नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में इसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है, इसे अगर इलेक्ट्रॉन देना ही है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते तो ये ऑलमोस्ट 0 है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ऐसे केस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सर ये वाली कंडीशन कहाँ पर आती है? तो ये वाली कंडीशन आती है इनर्ट गैसेस में। मीन्स एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि इनर्ट गैसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट तैयार हो गई कि जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बराबर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाई? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पूरी 0 है। बराबर है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी 0 है। क्यों 0 होगी? क्योंकि कंप्लीटली फील्ड उनका ऑर्बिटल होता है एंड वो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमें पीरियड्स में ट्रेंड्स नहीं मिलते, ग्रुप में भी ट्रेंड्स नहीं मिलते। देखिए, अगर हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो फैक्टर्स पढ़े उसके हिसाब से आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पीरियड में अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है इट बिकम्स मोर निगेटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि सर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब ये कि ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन अंदर आने के लिए। तो इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव। बट ऐसा नहीं होता, देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। एंड ग्रुप में क्या कंक्लूजन निकालोगे कि सर ग्रुप में हम लोग कहाँ जाते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अगर करते हैं तो बिकम्स लेस निगेटिव। बिकम्स क्या होनी चाहिए? लेस निगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखिए, जनरल कंक्लूजन ये हम लोगों ने ट्रेंड निकाला। कहाँ से निकाला? तो हम लोगों ने जो फैक्टर्स अभी तक पढ़े उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हम लोगों ने समझा, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ऐसा नहीं होता, रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। एंड इसीलिए जो ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर नॉट मोर रेगुलर, ये रेगुलर नहीं होते। एंड इसी का फ़ायदा उठाकर हमें एंट्रेंस में ज़बरदस्ती क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को कुछ पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड बस, एंड ग्रुप में 13 से लेके 17 तक इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में पता रखना होता है। अगर हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये कहा है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इट बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव। कैसे होनी चाहिए? देखिए, फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बट आप लोगों को यहीं पर गड़बड़ मिल जाती है गाइस। देखिए, यहाँ पर एक गड़बड़ मिल जाती है, यहाँ पर एक गड़बड़ मिल जाती है एंड तीसरी गड़बड़ यहाँ पर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी 0 है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको 2p6 मिलता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 2p3 आता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आती है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब आप लोग ज़रा सोचिए,
सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात अगर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोग किसके लिए सबसे ज़्यादा दे सकते हैं, नियॉन के लिए ये सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, बेरिलियम का। एंड देन इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि किस केस में ज़्यादा निगेटिव है, किस केस में ज़्यादा निगेटिव रहेगी, तो फ्लोरीन के केस में ज़्यादा निगेटिव रहेगी। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव। तो आपको कभी अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इनके बारे में क्वेश्चन दे दिया जाए तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। एंड अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। तो फ्लोरीन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद कौन रहेगा, कार्बन, एंड देन उसके बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर आप लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा EgH, तो आप लोगों को ऐसा ऑर्डर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ऑर्डर कुछ अलग मिलता है ना, थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। गाइस थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है लेकिन आप बराबर प्रिपेयर करेंगे। फिर ग्रुप में अगर हम लोग चलते हैं तो ग्रुप में हमें क्या बताया गया कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ये लेस निगेटिव होती है ना, लेस निगेटिव होती है। तो फिर ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 आप लोगों को मैं एलिमेंट्स देता हूँ, आप लोग क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे। सर ग्रुप नंबर 13 बाल गणेश इन थाईलैंड, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड ये थैलियम, राइट, बाल गणेश इन थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड क्या मिलना चाहिए, सर लेस निगेटिव ऐसा हम लोग कह रहे हैं, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ज़्यादा एज कम्पेयर टू गैलियम, एज कम्पेयर टू इंडियम, एज कम्पेयर टू थैलियम, बट नहीं होता। यहाँ पर ऑर्डर आपको मिलता है ऐसे, एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा निगेटिव होती है एज कम्पेयर टू बोरॉन, एज कम्पेयर टू गैलियम, एज कम्पेयर टू इंडियम, एज कम्पेयर टू थैलियम। सर ऐसा क्यों, ऐसा बताऊंगा आखिरी में, क्योंकि ये ट्रेंड सब में लागू होता है 13 से लेके 17 तक। ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं तो चले शिवजी संग पार्वती, ऐसा हमने पढ़ा था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टीन एंड देन PB। यहाँ पर अगर आप लोग ऑर्डर को एक्सपेक्ट करते हो तो क्या होना चाहिए, फिर कार्बन, उसके बाद आना चाहिए सिलिकॉन, इसके बाद होना चाहिए जर्मेनियम, इसके बाद टीन, इसके बाद PB होना चाहिए, बट ये भी नहीं होता। यहाँ पर आपको मिलता है सिलिकॉन, देन कार्बन, देन जर्मेनियम एंड देन टीन एंड देन लीड। मीन्स यहाँ पर भी वही ट्रेंड लागू हुआ जो 13 में लागू हुआ। देखिए सेकेंड मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, सेकेंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है फर्स्ट मेंबर के मुकाबले, है ना, यहाँ पर भी है, मतलब सब में दोनों में रीज़न कॉमन है, हाँ कॉमन है। 15 पे चलते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये होता है। यहाँ पर अगर आप लोग एक्सपेक्टेड ट्रेंड को देखें तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है उसके हिसाब से, लेकिन होता ऐसा है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। सर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, सेकेंड वाले मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या हो गई, ज़्यादा निगेटिव निकल गई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। 16 में भी ऐसा होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यहाँ पर आप लोग ऐसा अगर ट्रेंड सोचते हो 16 के बारे में, यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। खैर आप लोगों को इनके बारे में तो नहीं पूछेगा, आखिरी के जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यहाँ पर हो जाता है, ये यहाँ से रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्डर मिलता है ऐसे, सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेलुरियम, ग्रेटर देन पोलोनियम। सर यहाँ पर भी वही हुआ, सेकेंड वाले मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव निकल गई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेंबर। हाँ 17 में भी होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, एस्टाटाइन, चलो इसे इग्नोर कर देता हूँ। सर होना क्या चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है होना चाहिए, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्व ट्रेंड आपको मिलता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर सब जगह पे एक कच ट्रेंड मिला, ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक याद रखेंगे आप। 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, हर एक ग्रुप में ये ट्रेंड आएगा। सर सब में ऐसा क्यों हुआ, सब में हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि सेकेंड मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये ज़्यादा निगेटिव निकल गई एज कंपेयर टू द फर्स्ट, जबकि रूल के हिसाब से होना चाहिए था फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ सर, तो सोचिए अगर हम लोग इन सारे के सारे, सब में कॉमन रीज़न लागू होता है, इन सब में अगर हम लोग देखें तो ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं, बराबर है, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं। नाउ सेकेंड पीरियड के मेंबर्स अगर अवेलेबल हैं तो इनका साइज छोटा है, दीज आर हैव स्मॉल साइज। हाँ सर हमें पता है साइज छोटा है पर्टिकुलर पीरियड में, तो साइज के हिसाब से अगर देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ज़्यादा निगेटिव आनी चाहिए थी ना, लेकिन आई क्या, नहीं आई। ऐसा क्यों, छोटा तो है ही है, ठीक है, लेकिन अब आप लोग जरा सोचो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऐड होना चाहता है, इनके पास, इन सारे के सारे मेंबर्स के पास दो ही शेल है, बोरॉन 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, बराबर है। अगर आप लोग पीरियड में देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की है, हाँ है, पता है हमें, लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड एंड फर्स्ट मेंबर में प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ एंड सेकेंड मेंबर मैं लेता हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कितने शेल है, 3। यही रीज़न आप लोग किसके लिए देंगे, सर ऑक्सीजन सल्फर के लिए लागू होगा, देन इसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए लागू होगा, देन कार्बन सिलिकॉन के लिए लागू होगा एंड बोरॉन एल्यूमिनियम के लिए भी लागू होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, देखिए सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी आएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी आएगा, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ से रिपल्शन भी फेस करेगा, डेफिनेटली करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करेगा, हाँ करेगा। अब आप लोग जरा सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन तो है ही है, लेकिन न्यूक्लियस एंड बाहर का जो इलेक्ट्रॉन आना चाहता है उसके बीच का डिस्टेंस कम है एंड डिस्टेंस कम होने के बाद रिपल्शन, सॉरी डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन भी है, रिपल्शन जो है वो कम है एंड यहाँ से देयरफॉर एनर्जी जो निकलेगी ये क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी इवॉल्व, लेस एनर्जी इवॉल्व। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, अट्रैक्शन है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या उतना है जितना यहाँ पे नहीं है। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा रोल प्ले करेगा एंड यही रीज़न है कि सेकेंड मेंबर की ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 में सेकेंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मुकाबले ज़्यादा होती है, राइट। दूसरा एक और रीज़न, इनका साइज बहुत छोटा है, ये तो समझ में आ ही गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ 2p। 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू 3p। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, 3p में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, 2p में। एंड देयरफॉर आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए था वैसा नहीं मिलता एंड ट्रेंड कुछ अलग मिलता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड बराबर संभल कर नोट करके रखोगे। गाइस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद एक और कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय EN एंड इसका एक सिंबल भी होता है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं साई का, कुछ लोग चाय भी उसे कह सकते हैं, एक्चुअली इट इज़ चाय नॉट अ साई, चाय का ही सिंबल होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कुछ ऐसा होता है, द एबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम
bonded atom to attract shared electrons towards itself। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो कुछ ऐसी ही थी सर, नहीं, दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आप लोग सिंगल एटम के ऊपर अप्लाई करते हो, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट जो होता है ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के ऊपर, मतलब बॉन्ड के ऊपर। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा या फिर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट हमें लागू होते हुए दिखता है। नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब क्या मीन, सपोज करिए कि मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है एंड मैं कहता हूँ कि ये दोनों सेम है, ऑब्वियसली दिख ही रहे दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी एंड इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल क्या है? सेम। चाय मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये दोनों सेम है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना होगा। तो ये जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर रहेगी गाइस? एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में रहेगा। एंड ऐसा जो बॉन्ड होता है इसे हम लोग कहते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम लोग प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता है एंड इसे हम लोग, ये जो मॉलिक्यूल है A2, इस मॉलिक्यूल को अब हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे A, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे B, बराबर है। नाउ इन दैट केस सपोज मैंने कहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? A के तरफ, जिसके कारण ये क्या अक्वायर कर लेगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज, एंड ये B क्या अक्वायर कर लेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे केस में ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर नहीं है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक एप्लीकेशन आपके सामने अभी आ गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर है दो एटम्स के बीच में तो बॉन्ड का नेचर जो है ये अलग अलग होता है। एंड जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे HCl का एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 3 होती है, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? क्लोरीन की तरफ। हाइड्रोजन विल अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन विल अक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया गाइस? पोलर हो गया। ये बॉन्ड कैसा? पोलर। लेकिन NaCl के बीच का बॉन्ड अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे चार्ज रखते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन 1 है एंड इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्योरली क्या हो जाता है? आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम लोग बॉन्ड का नेचर भी डिसाइड कर सकते हैं। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, एग्जांपल समझ में आ गए ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, ये आर्बिट्ररी कंसेप्ट है, मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो स्केल होता है वो होता है पाउलिंग का स्केल। पाउलिंग स्केल, इसके हिसाब से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखते हैं। अब इसमें पाउलिंग स्केल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो चाहे A माइनस चाहे B, चाहे A माइनस चाहे B इज इक्वल टू 0.208 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा E, वेयर डेल्टा E का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा E का मतलब होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द
ई ए ए इंटू ई बी बी, ये होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए ए इंटू ई बी बी। अब यहाँ पर ये सारी टर्म्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस हो गया किसके बीच में, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द ई ए ए। ई ए ए का मतलब क्या होता है, तो इट इज बॉन्ड एनर्जी जिसे आप लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहते हो फॉर ए एंड ए। ई बी 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 का मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी फॉर बी एंड बी एटम हो जाएगा। चाहे ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड चाहे बी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द बी। गाइस जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, चाहे ए माइनस चाहे बी इज इक्वल टू 0.208 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम लोग इसे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा ई ए इंटू ई बी बी, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। गाइस ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना होता है जब एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती है, एनर्जी की वैल्यूज़, अब ये जो डेल्टा ई है इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस है ना ये, दैट इज एनर्जी डिफरेंस, ये बॉन्ड की एंथैल्पी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो, ये वाली वैल्यू हम लोग, ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं गाइस जब आपके पास जो बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज़ होगी ये वैल्यूज़ किलो कैलोरी पर मोल में होगी, किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपके पास किलो कैलोरी पर मोल में न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब यहाँ से हमें क्या पूछेगा, हमें ये पूछेगा कि बताइए कि चाहे ए मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए क्या है, तो उसके लिए ये सारा डाटा गिवन रहेगा। चाहे बी अगर निकालने की बात करता है तो ये और ये सारा डाटा गिवन रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से बॉन्ड एनर्जी निकाल के दो, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, खैर अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। बस ऐसे पूछा जा सकता है कि पॉलिंग स्केल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, क्योंकि यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। एंड इफ, हाँ ये पूछा जा सकता है कि ये वैल्यूज़ गिवन है जिसमें किलो कैलोरी पर मोल में, तो क्या अगर यही वैल्यूज़ किलो जूल पर मोल में होती, इफ एनर्जी वैल्यूज़ आर इन किलोजूल पर मोल, देन हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं चाहे ए माइनस चाहे बी इज इक्वल टू 0.1017 या फिर 18 भी हो सकता है, 0.101817 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए एंड बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। ये एक स्केल है। देखिए फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, कैलकुलेशंस के बारे में मुझे नहीं लगता कि वो पूछेगा आप लोगों को। क्लियर हो रहा है? तो ये है पॉलिंग स्केल। एंड इस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लोरीन को एक वैल्यू असाइन कर दी आर्बिट्ररीली 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बदमाश फ्लोरीन है। मतलब क्या कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये है फ्लोरीन की। इससे सब बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम होती है। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे याद रखते हैं ये नहीं बताऊंगा, बट याद रखना है क्योंकि हमारा काम उससे चल जाता है। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपके पास आ गई है गाइस। ये कितनी है? 4। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा था। क्लोरीन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है गाइस 3। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.8 गाइस। इसके अलावा कार्बन की, सल्फर की एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.1। बस इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज याद रख लीजिए, हमारा काम चल जाता है। बाकी मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा लेस देन 1 मानी जाती है।
लेस देन 1 जो भी मेटल्स है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पता है आप लोगों को मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये एक स्केल हो गया। इसके अलावा दूसरा स्केल होता है जिसे हम लोग मुलिकन स्केल कहते हैं। देखते हैं वो क्या है। दूसरा जो स्केल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है मुलिकन स्केल, राइट, मुलिकन स्केल। अब आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि मुलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने लिया है एवरेज। इट इज द एवरेज बिटवीन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग एवरेज अगर करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, दैट इज चाय एम, मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल इज इक्वल टू हमें मिला आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। गाइस चाय एम को हम लोग चाय पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाय एम को हम लोग चाय पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चाय पी इज इक्वल टू, ये आप लोगों को दो अलग अलग रूप में मिलेगा, डिपेंड करता है कि एनर्जीज वैल्यूज किस में गिवन है। एक जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय 540। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब एनर्जीज वैल्यू, व्हेन एनर्जी वैल्यूज, ये एनर्जी वैल्यूज है ना, व्हेन एनर्जी वैल्यूज आर गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल में अगर गिवन है तो ऐसे केस में, सॉरी किलो कैलोरी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर गिवन है तो हम लोग इसे यूज करते हैं। एंड इफ अगर एनर्जी की जो वैल्यूज है ये अगर किलोजूल पर मोल में गिवन है तो ऐसे केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो चाय पी इज इक्वल टू आर ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय 5.6। याद रखना, ये सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। ये हमें तब यूज करना है व्हेन एनर्जी वैल्यूज आर गिवन इन किलोजूल पर मोल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एंड कौन कौन से स्केल, इसके अलावा और भी स्केल होते हैं। एक ऑलरेड रोचो स्केल होता है, खैर उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, लेकिन दो कॉमन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। एंड कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आप लोगों को दी है, बस उन वैल्यू को गेन करना है, मतलब याद रखना है, उससे हमारा काम बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। गाइस अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए जैसे आप लोग फैक्टर्स पढ़ते हो आप लोगों को ट्रेंड मिल जाता है, पीरियोडिक ट्रेंड आप लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। इसमें पहला जो फैक्टर होता है, ये फैक्टर ऑब्वियसली एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का रिलेशन ऐसा होता है, एटॉमिक साइज अगर छोटा है, देखिए एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब आप लोग सोचिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं, ट्रेंड यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ट्रेंड पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो पीरियड में जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सर वी नो दैट साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग जरा सोचिए न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो सर ये रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। क्यों ऐसा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। हाँ क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो एटम का साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब ये कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिर तीसरा फैक्टर क्या देंगे, तीसरा फैक्टर हम लोग देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसे आप लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हो, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट।
देखिए क्यों ऐसा, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। हाँ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। एटम का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी गाइस, कम हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम लोगों को पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे देखिए मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता है? सर मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेस निगेटिव होते जाती है, याद रखना है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर हमें पता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे आप लोगों को रिड्यूसिंग पावर के बारे में भी पता चलता है। अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सोचते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग नेचर देखिए, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भैया, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो कोई ना कोई तो लेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल ट्रेंड्स अपने नोट्स में दिए हैं, इसे आप लोग पढ़ोगे। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर्टिकुलर लेसन में जाने के बाद आप लोगों को उसके बारे में पता चल ही जाएगा। गाइस इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंस, इन वैलेंस या फिर आप लोग कह सकते हो वैलेंसी। तो फिर वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट। मीन्स वैलेंसी को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करा सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते समय कितने बॉन्ड बना सकता है, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। ना आजकल वैलेंसी की जगह हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। खैर जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें तो ये पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वैलेंसी के बारे में ट्रेंड क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको सेकेंड पीरियड का ट्रेंड बताता हूँ, जहाँ पर जनरली कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब कौन से एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1 और 2 में होते हैं एंड 13 to 17 में होते हैं। इसमें आप लोगों को वैलेंस का ट्रेंड क्या मिलता है, वैलेंस या फिर वैलेंसी, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये दोनों लागू करना होता है। कुछ एलिमेंट के केस में आपको डायरेक्ट मिल जाता है, कुछ के केस में नहीं मिलता। कैसे? जनरली अगर हम लोग देखें सेकेंड पीरियड को, लिथियम, बेरिलियम, देन उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड आखिरी में ले लेता हूँ नियॉन। यहाँ पर अगर आप लोग वैलेंसी की बात करते हो तो वैलेंसी आप लोगों को कैसे मिलेगी, आपने कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इनका एटॉमिक नंबर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। अगर आप लोग लिथियम के केस में देखते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2 and 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। बेरिलियम की बात करें तो ये क्या होता है, 2 and 2, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3 होता है, तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो गई, 3।
इसके बाद कार्बन 2 and 4 ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी दे सकते हैं हम लोग 4। अब इसके बाद नहीं होता, मतलब जनरली जो वैलेंस है ये पीरियड में 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, उसके बाद 4 से लेके 0 तक कम होता है। कैसे होता है? नाइट्रोजन को देखिए 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 है, तो ये नहीं मतलब होता कि वैलेंस इसका 5 है। इसका वैलेंस होता है 8 माइनस वाला फॉर्मूला, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो 8 माइनस 5 कितना 3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होता है, तो 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 आएगा। फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये 2 and 7 होता है, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। एंड नियॉन 2 and 8 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो 8 माइनस 8 कितना 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड पीरियड है उनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनका वैलेंस क्या होता है, 1 से लेके 4 तक बढ़ता है और फिर 4 से लेके 0 तक कम भी होता है। देन गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic number more than 100, एटॉमिक नंबर मोर देन 100। देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, ये सारे के सारे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। ये टॉपिक कोई एंट्रेंस एग्जाम के लायक नहीं है, कभी कभी छोटी मोटी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर है, तो बताइए उसका सिंबल क्या है, मतलब उसका नाम क्या आएगा और उसका सिंबल क्या आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो उसके एटॉमिक नंबर्स है उन एटॉमिक नंबर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं उसी का इस्तेमाल करके उस एलिमेंट का नाम भी बनाते हैं एंड उसका सिंबल भी हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये गड़बड़ आए क्यों? ये गड़बड़ तब आती है जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं 104 नंबर पे जो एलिमेंट है उसे हम लोग RF का नाम देते हैं, RF का सिंबल है ना। RF का मतलब होता है गाइस रुदरफोर्डियम। अब ये नाम क्यों आया? ये नाम आया फ्रॉम द अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया, सिंथेटिकली बनाया एंड रुदरफोर्ड के ऑनर में ये नाम रख दिया। लेकिन उसी टाइम पे रशियन साइंटिस्ट ने भी वही एलिमेंट बनाया जिसका एटॉमिक नंबर 104 आया एंड उन्होंने जो नाम रखा था, ये नाम रखा था कुर्चाटोवियम। अजीबोगरीब नाम है, ये रखा था बाय द सोवियत साइंटिस्ट। तो एक ही एलिमेंट के दो नाम कैसे हो सकते हैं? इसीलिए फिर IUPAC ने कहा कि नहीं, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे एंड ऐसा करते समय उसके नाम में जो नंबर्स आते हैं हम लोग उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वो जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स का हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड उसका एब्रिविएशन क्या देते हैं, ज़रा देखिए। सबसे पहले तो डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं? डिजिट्स इन एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियसली सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 एंड 9 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग कौन कौन से न्यूमेरिकल रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूमेरिकल रूट हम लोगों को यूज़ करना है। न्यूमेरिकल रूट, जैसे न्यूमेरिकल रूट एंड हम लोग यूज़ करेंगे एब्रिविएशन। हम लोग यूज़ करते हैं एब्रिविएशन। कैसे? देखिए, अगर कभी 0 आता है नाम में तो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए नील, दैट इज सिंबल रहेगा स्मॉल n। एब्रिविएशन क्या होता है उसका? स्मॉल n होता है गाइज। अगर 1 आता है तो ऐसे केस में आप लोग कहते हो अन, यहाँ पे यूज़ करेंगे u। 2 है तो बाय, b यूज़ करते हैं। 3 है तो ट्राई, t यूज़ करते हैं। 4 है तो क्वाड, यहाँ पे q यूज़ किया जाता है। 5 है तो पेंट, इसके लिए p यूज़ करेंगे। 6 है तो हेग्स, इसके लिए h यूज़ करेंगे। 7 है तो सेप्ट यूज़ करते हैं, इसके लिए s एंड 8 है तो उसके लिए ऑक्ट, o एंड 9 है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ENN इन एंड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं e को।
अगर हम लोग इसे देखते हैं और इन्हें कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखकर हम लोग बना सकते उसका नाम एंड उसका सिंबल। लेकिन ये सब करते समय आपको एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना है कि ENN ये अगर आपको नील के पहले मिलता है तो इसे जोड़ते समय हम लोग इसमें से एक n को क्या कर देते, ड्रॉप कर देते हैं। हमें करना क्या है, एटॉमिक नंबर में जो न्यूमेरिकल रूट्स है, जो भी न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं, है ना, जो न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं इनके ऊपर लगाना होता है EM। इनके ऊपर क्या लगाना होता है, EM। लेकिन ये लगाते समय अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि नील के पहले ENN आ जाए तो इसे जोड़ते समय हम लोग ट्रिपल N तो यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करते ना, पता है आपको। कभी नाम लिखते हैं तो ट्रिपल स्पेल होता है क्या, नहीं होता। सिमिलरली अगर कभी आपके पास बाय एंड ट्राई आता है EM के पहले आता है तो ऐसे केस में एक I को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, एक I को क्या कर देते, ड्रॉप कर देते। कैसे सर, क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी एलिमेंट इमेजिन करिए, सपोज करिए 104 पे ही हम लोग चलते हैं। अब इसका नाम हमें निकालना है तो सर 1 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अन है हमारे पास। अब नाम लिखना है तो पहला लेटर मैंने कैपिटल लिख दिया, फिर उसके बाद सारे स्मॉल। इसके बाद 0 है तो सर 0 है तो नील, अननील। अब मैंने n को ड्रॉप किया क्या, नहीं, ये हो गया अननील। उसके बाद 4 है तो ये क्या आ गया, क्वाड आ गया। और इसके ऊपर क्या जोड़ना है, EM, तो ये हो गया अननील क्वाडियम। इसका यूपीएससी नाम अननील क्वाडियम आ गया। सर अब इसका सिंबल कैसे लेते हैं, तो इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर U, इसका पहला लेटर क्या है N, इसका पहला लेटर क्या है Q, UNQ। 104 पे जो एलिमेंट है उसका सिंबल है UNQ। सोचिए 118 पे अगर है कुछ तो इसका सिंबल क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, सर इसका नाम बनेगा अन। ये 1 है, 1 के लिए अन 8 के लिए क्या है, ऑक्ट, अनन ऑक्टियम बना। सिंबल क्या होगा सर, UO, इसका सिंबल बनेगा UO। तो 101 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स है इन सब के आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर बना के देखिए गाइस, बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग अपना केमिकल पीरियोडिसिटी मीन्स पीरियोडिक टेबल वाला जो लेसन है इसे रोक देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पीरियड्स के बारे में स्टडी करनी है, ग्रुप की स्टडी करनी है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सब की स्टडी करनी है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो हम लोग उन लेसन में जाने के बाद डिस्कस डेफिनेटली करेंगे।